हेलो एवरीवन, आई एम शशिकांत हिप्परगी। एंड आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे बहुत लोगों का मैसेज या कॉल आया कि सर, डेटा स्ट्रक्चर जो प्लेसमेंट के लिए तैयारी करनी चाहिए उस हिसाब से हमारा नहीं हो पा रहा है, तो अगर आप कुछ मदद कर सकें। एंड एग्जाम की तैयारी के लिए भी बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेजेस आया, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू स्टार्ट विद अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स वेयर आई कैन एक्सप्लेन यू फ्रॉम द बेसिक्स टू द एडवांस लेवल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो आज हमारा पहला लेक्चर है। तो उससे पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपके कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं देखूंगा कि आपके डाउट्स जितना हो सकता है उतना मैं सॉल्व करने की कोशिश कर पाऊँ। सेकेंडली, कि अगर आपको ये लगता है कि अगर आपका सी का कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि इसके लिए डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले सी आना बहुत जरूरी है। अगर आपका सी का कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग नहीं है तो भी मुझे कमेंट करके बताइए, सो दैट आई कैन स्टार्ट विद द सेकेंड सीरीज ऑफ सी लैंग्वेज ऑल्सो। टू स्टार्ट विद, लेट मी शेयर माई स्क्रीन। ओके, तो जैसा आप देख सकते हैं कि दिस इज अ लेक्चर फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स यूजिंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। और मैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि डेटा स्ट्रक्चर क्यों जरूरी है और कहाँ ये एग्जैक्टली यूज होता है। तो ये जो लेक्चर है, जो आगे आने वाला जो भी सीरीज है, ये किन के लिए फायदेमंद होगा? तो जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं, या फिर जो बीसीए कर रहे हैं, या जो बीएससी कर रहे हैं, या फिर जो प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए फायदेमंद होगा। तो अंडरस्टैंडिंग हाउ डेटा स्ट्रक्चर सॉल्व एवरीडे चैलेंजेस, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। तो सिंपल सा है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डेटा को यूज करेंगे, डिफरेंट डेटा टाइप्स जो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखा जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे डेटा टाइप्स हैं। जैसे अगर मुझे कुछ इंटीजर स्टोर करना है तो मैं इंट के नाम से स्टोर कर सकता हूँ, या फिर इंट मेरा डेटा टाइप हो सकता है। मेरे पास फ्लोट है, अगर मेरे पास कुछ नंबर्स है जो डेसिमल पॉइंट्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं तो उसके लिए मैं फ्लोट यूज कर सकता हूँ। इंटीजर्स जैसे नेगेटिव नंबर्स है, या जीरो है, या कोई पॉजिटिव नंबर्स है, तो उसके लिए मैं इंट यूज कर सकता हूँ। तो सर, डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ गई? तो डेटा स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। जब आप डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक साथ बंडल बनाना चाहते हैं या फिर एक बंडल में रखना चाहते हैं, देन विल गो फॉर द स्ट्रक्चर्स। बहुत सिंपल सी चीज है, समझने की कोशिश कीजिए। जब आप डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक साथ रखना चाहते हैं तो, और किस लिए रखना चाहते हैं? सो दैट आई कैन ऑर्गेनाइज माई डेटा वेल, I can access the data very well, and if I need to modify something, that I can go for that. So that is a very simple way that for which the data structure बनाया गया है। तो आप बोलोगे सर एक एग्जांपल देके बताइए। तो सिंपल सा एग्जांपल बता दो, जैसे कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जरूरी नहीं कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो। आप कोई भी अगर अगर सपोज मेरे पास एक दुकान है, एक एग्जांपल पकड़ते हैं कि मेरे पास एक दुकान है और दुकान में मेरे पास बहुत सारे टाइप्स के बाइक हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एक्स वाई जेड बाइक है, उसके बाद एक एबीसी बाइक है, जिसके अलग अलग फीचर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं उसका पावर बताना चाहता हूँ कि उसका पावर कितना है, जो जनरली हम लोग सीसी में मेजर करते हैं। देन आई वांट टू टॉक अबाउट एफिशिएंसी, ठीक है। देन आई वांट टू टॉक अबाउट लाइक सीटिंग कैपेसिटी, ओके। एंड देन जैसे सिंगल कैपेसिटी या फिर डबल कैपेसिटी है, या बहुत सारी चीजें जो मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ, जो फीचर्स है। तो अगर मेरे पास दो बाइक है तो दो बाइक के लिए मुझे पावर मेंशन करना पड़ेगा, मुझे उसकी एफिशिएंसी मेंशन करनी पड़ेगी, मुझे उसकी सीटिंग मेंशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये डिफरेंट डेटा टाइप्स है। फॉर एग्जांपल एफिशिएंसी, जनरली हम लोगों को अगर एफिशिएंसी की बात करूंगा तो जनरली ये हमारा जो एफिशिएंसी है, दिस इज इन टर्म्स ऑफ फ्लोट। ये फ्लोट टाइप का डेटा होगा, क्योंकि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 90.5 किलोमीटर पर लीटर अगर मेरा ये एफिशिएंसी देता है, तो दैट कैन बी इन डेसिमल, बट पावर जनरली इज इन इंटीजर फॉर्म। जैसे 300 सीसी की बाइक है, 150 सीसी की बाइक है, या फिर 400 सीसी की बाइक है, तो देन द पावर कैन बी जनरली, अगर मैं सीसी की बात कर रहा हूँ तो वो इंटीजर फॉर्म में रहता है। एंड देन इफ आई वांट टू टॉक अबाउट द सीटिंग कैपेसिटी, देन अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। आई होप दैट दिस इज क्लियर। तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे तीन अलग अलग डेटा टाइप जो तीन अलग अलग चीजों को दर्शाते हैं या फिर दिखाते हैं, मुझे उनको बंडल बनाना है एक ही नाम से। अगर मैं उसको एक्स वाई जेड के नाम से अगर मैं चेक करूँ, तो मुझे अगर मैं एक्स वाई जेड का पावर पूछूं तो आपको उसका ही पावर मुझे बताने आना चाहिए, या एबीसी का पावर बताना आना चाहिए। अगर मैं एक्स वाई जेड का एफिशिएंसी पूछ रहा हूँ तो उसी का एफिशिएंसी बताने आना चाहिए। अगर मैं सीटिंग का पूछ रहा हूँ तो उसी का सीटिंग मुझे बताने को आना चाहिए। Means what? The simple thing is that whenever you want to have different data types to be bundled in a single वेरिएबल, या फिर सिंगल नेम से अगर आपको उसको स्टोर करना है, तो आपको डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा था एक और, कि अगर आप स्टूडेंट के बारे में बात करते हो तो स्टूडेंट के बारे में क्या क्या डेटा हो सकता है? तो स्टूडेंट का नेम हो सकता है, स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, स्टूडेंट का ज्वाइनिंग ईयर हो सकता है, स्टूडेंट के परसेंटेज हो सकते हैं, जैसे 12th के परसेंटेज कितने हैं, या फिर फर्स्ट ईयर के परसेंटेज कितने हैं। एंड देन देर आर सो मेनी थिंग्स। तो अगर मैं इन चारों को भी देखूं तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो नेम है वो कहीं ना कहीं मेरा, अगर सिंगल कैरेक्टर है तो कैरेक्टर टाइप है, नहीं तो वो स्ट्रिंग टाइप है।
Okay, this should be a form of a like string type or character type, right? And then if I'm talking about the roll number, then the roll number are generally starting from 1, that is a natural number से हम लोग उसको start करते हैं. So roll numbers can be stored in as a data type of integers, and then year also as the data type of integers. And then अगर मैं percentage की बात करूं, then it should be in the form of float. तो कहीं ना कहीं मुझे ये 4 डेटा टाइप को एक साथ रखना है, और उसका मुझे कुछ तो नाम देना है. जैसे फॉर एग्जांपल एक नाम हम लोग लेते हैं कि XYZ स्टूडेंट के लिए मुझे ये सारी चीजें स्टोर करनी है. और एक्सेस करते वक्त जब मैं वो स्टूडेंट का नाम बताऊं, तो मुझे इसमें से जो चीज चाहिए वही मेरे को बाहर मिलनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मैं एक XYZ स्टूडेंट का अगर ज्वाइनिंग ईयर देखना चाहता हूँ, तो मुझे सिर्फ इतना सा ही डेटा मुझे वापस रिट्रीव होना चाहिए. आई होप दैट दिस इज क्लियर. फॉर एग्जाम्पल सपोज उसका ज्वाइनिंग ईयर है 2012. तो अगर मैं XYZ नाम से और डॉट लगा के अगर उसका ईयर अगर मैं सर्च करूं, तो मुझे आंसर में कितना मिलना चाहिए? 2012, जैसे मैंने सेव किया. सो सिंपल है कि अगर आप अलग अलग डेटा टाइप को बंडल बनाना चाहते हो और उसको यूज में लाना चाहते हो, और जब आप उसको एक्सेस करना चाहो या उसको डिस्प्ले करना चाहो या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहो, तब आपका डेटा स्ट्रक्चर बहुत फायदेमंद होता है. आई होप दैट दिस इज क्लियर अप टू दिस वन कि डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत क्या पड़ गई लाइफ में. सो आई जस्ट क्लियर ऑल दिस थिंग्स एंड देन विल मूव अहेड. तो रियल लाइफ एनालॉजीज क्या क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल जब आप लाइब्रेरी में कुछ बुक्स को स्टोर कर रहे हो, तो जनरली बुक्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अरेज, जहाँ पे हम उसको सीरियली स्टोर करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. देन अगर आपने देखा है कि पीपल जो लोग खड़े हैं क्यू में, ठीक है ना, तो वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? तो वो प्रिंसिपल पे काम करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ये हम देखेंगे धीरे धीरे आगे. ये लेकिन ये डेटा स्ट्रक्चर में हम ये सब सीखने की कोशिश करें. तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है जो पहले आएगा वही बाहर जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्यू में कोई खड़ा है, फॉर एग्जाम्पल मैं टिकट ले रहा हूँ और मैं क्यू में खड़ा हूँ, तो जो जो सबसे पहले आएगा उसको सबसे पहला टिकट दिया जाएगा. मीन्स जो फर्स्ट इन होगा उसी को फर्स्ट सर्व किया जाएगा. जो भी आपका क्या बोलेंगे उसको, जो भी आपका काम है, जो भी आप सर्व करना चाहते हो, तो वो उसको सबसे पहले सर्व किया जाएगा. ठीक है. अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं. अच्छा, डेटा स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? तो डेटा स्ट्रक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप डेटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करोगे, एक स्ट्रक्चर्ड वे में रखोगे, तो डेटा रिट्रीव जो करना है वो बहुत फास्ट होता है. और स्टोरेज जो है वो बहुत इजीली हो सकता है. मींस यहाँ पे आप अपने स्टोरेज की बात करें, तो हम लोग यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की जब हम बात करते हैं, तो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ रिडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा स्टोर्ड है. अगर वो स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं रहेगा, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू लाइक क्या बोलेंगे उसको, उसको एक्सेस करने के लिए या उसको ढूंढने के लिए बहुत टाइम जा सकता है. सो इट, तो आपका जो टाइम है वो भी वेस्ट होगा. ओके. एंड देन अगर आप उसको स्ट्रक्चर्ड वे में हैंडल करते हो, तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे. अगर मैंने उसको स्ट्रक्चर्ड वे में रखा है, तो इट इज वेरी इजी दैट आई कैन सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स. बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे. और मैंने जैसे बताया कि क्विक सर्चिंग हो सकता है. तो हम लोग यहाँ पे जनरली बाद में सीखेंगे हम लोग कि हैश टेबल्स होते हैं या ट्रीज होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग कोई भी डेटा को अगर वो कहीं पे भी रखा है, तो उसको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, हाउ इजीली आई कैन एक्सेस दैट. तो वो हमारे लिए काम में आएगा. सो डेटा स्ट्रक्चर के ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन से आप बोल सकते हो कि वाई द डेटा स्ट्रक्चर्स आर सो मच नीडेड. सो ये उसके रीजन हैं. तो डेटा स्ट्रक्चर जब हम उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में रखने की कोशिश करेंगे, तो बहुत बार हम लोग यूज करेंगे जैसे अरेज है या फिर लिंक लिस्ट है. तो ये दोनों को हमें समझना है. बहुत क्लियरली हमें समझ में आना चाहिए कि अरेज कब यूज किया जाता है या फिर लिंक लिस्ट कब यूज किया जाता है. तो अरेज एंड लिंक लिस्ट आर यूज टू क्रिएट अ मेमोरी स्पेस फ्रॉम द होल मेमोरी. अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा एक हार्ड डिस्क है मान के चलो, या कुछ मेमोरी स्पेस है, तो उसमें से अगर मुझे कुछ स्पेस यूज करना है, स्मॉल स्पेस आई वांट टू यूज इट, देन मैं उसको अरेज के फॉर्म में या फिर लिंक लिस्ट के फॉर्म में उसको डिफाइन करूंगा. तो अरे क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं. तो अरे इज अ काइंड ऑफ मेमोरी स्पेस जहां पे आपको एक कंटिन्यूअस मेमोरी की जरूरत पड़ती है. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सपोज 4 वैल्यू स्टोर किए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 स्टोर किया है, 2 स्टोर किया है, 3 एंड देन 4. अब मैं एक फिफ्थ वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ जो कि एक अलग जगह पे है. जैसे मैंने यहाँ पे बोला 5, 6 एंड 7. तो अरे में ये अलाउड नहीं है. अरे में ये अलाउड है कि आपका जो स्पेस है वो कंटिन्यूअस रहना चाहिए, बीच में कोई और अरे या फिर कोई और वेरिएबल नहीं आना चाहिए. आई होप दैट आई एम क्लियर. फॉर एग्जांपल मैंने ए ऑफ 10 बनाया, तो ए ऑफ 10 बनाते बनाते ये पूरा का पूरा अरे जो है इसका नाम हो जाएगा ए. और यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे पास 10 एलिमेंट स्टोर करने की कैपेसिटी होगी, लेकिन वो 10 एलिमेंट कंटिन्यूस स्टोर होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मेरे जो 10 एलिमेंट है, जैसे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है एंड सो ऑन. तो
10 अगर मैंने यहाँ पे स्टोर किया है, 20 यहाँ पे स्टोर किया है, 30 यहाँ पे स्टोर किया है, 40 यहाँ पे स्टोर किया, और अगर मैं अगला 50 स्टोर करना चाहता हूँ और यहाँ पे अगर कंटिन्यूस स्पेस नहीं है, तो ये अरे कभी बन ही नहीं सकता है। तो अगर मैं अरे 10 का डिफाइन कर रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या होगा कि मेमोरी में देखा जाएगा कहाँ पे कंटिन्यूस 10 लोकेशंस अवेलेबल। जहां पे कंटिन्यूस 10 लोकेशंस अवेलेबल होंगे, वहीं पे ये वेरिएबल अरे का जो बनेगा ए नाम से बनेगा, और वो इंटीजर टाइप होगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंटीजर ऑफ अरे ऑफ 10 साइज। ठीक है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके लिए हमको जो जरूरी है वो है कंटिन्यूअस मेमोरी या कंटिन्यूअस मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। तो दूसरा सबसे बड़ा चीज है अरे के लिए, वो है फिक्स साइज। जैसे आपने यहाँ पे बता दिया कि अरे का जो साइज है वो 10 है, तो आप 11th एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकते, या यू कैन नॉट क्रिएट अ न्यू अरे विच कैन बी अटैच टू दिस अरे वेयर आई वांट टू ऐड सम मोर एलिमेंट्स। तो अगर 10 का क्रिएट किया तो इट इज वेरी श्योर दैट कि ओनली 10 एलिमेंट्स कैन बी स्टोर। अब इसके एग्जांपल्स क्या है, जैसे हम लोग एक कार्टन्स रखते हैं एक के ऊपर एक, या हमने रखा है तो अरे फॉर्म में स्टोर हो गया वो। या फिर क्लासरूम की अटेंडेंस लिस्ट है, तो कहीं ना कहीं 1 2 3 4 बीच में गैप नहीं दे सकते आप, और फिर नहीं बोल सकते कि सर यहाँ पे 5 रखें। अगर आपने लिस्ट बनाया तो वो लिस्ट हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए। आई होप दैट दिस इज वेरी वेरी क्लियर। तो अगर मेरे पास 10 बच्चे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं 10 रोज की जरूरत पड़ेगी जहां पे मैं ये इन चीजों को स्टोर कर सकूं। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि सर 4 यहाँ पे रखो और 4 हम दूसरे रजिस्टर में स्टोर करेंगे, या 5 जो बचे उनको दूसरे रजिस्टर में स्टोर करेंगे। नो, दिस इज नॉट अलाउड। आपके रोल लिस्ट है तो वो रोल लिस्ट कंटिन्यूस ही होना चाहिए। तो ये अरे का प्रॉपर्टी है। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि उसके लिए कंटिन्यूस मेमोरी लगेगा। दूसरा, उसका जो साइज है वो फिक्स रहता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि अगर आपको पता है कि आपका अरे का साइज फिक्स है, या जो आप मेमोरी लेना चाहते हो अगर उसका साइज फिक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कॉलेज का इंटेक अगर मैं देखूं, तो सपोज वहां पे फर्स्ट ईयर को 360 का इंटेक है। ये बढ़ भी नहीं सकता है, घट सकता है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आपने 360 का भी लिया, अगर मैंने एक रजिस्टर लिया जहाँ पे मेरे पास 20 रो है और मैं 10 रो का यूज कर रहा हूँ लेकिन कंटिन्यूस यूज कर रहा हूँ, तो चलेगा। बाकी के 10 रोज खाली है, नो इशू, बट दैट विल बी अ वेस्टेज ऑफ योर स्पेस। तो अगर मेरे क्लास में अगर 360, मुझे पता है कि मेरे पास जो फर्स्ट ईयर में आने वाले बच्चे हैं वो 360 है, तो अगर मैं 360 का एक अरे लेता हूँ, तो हो सकता है कि मेरे पास एडमिशन 350 हो जाए, तो कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ नुकसान क्या होगा कि आपका जो मेमोरी है 10 का, वो वेस्टेज हो जाएगा। बट अगर मैं 360 फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे जोड़ना चाहूँ आफ्टर क्रिएटिंग 360 स्टूडेंट्स, सपोज मेरे पास 361 स्टूडेंट्स आते, तो मैं उनको ऐड नहीं कर सकता। और क्योंकि मुझे पता है कि मेरा इंटेक 360 का है, तो मैंने 360 का अरे बनाया, देन इट्स ओके। तो वहां पे हम लोग अरे यूज करने की कोशिश करेंगे जहां पे मेरा वैल्यू फिक्स है। आई होप दैट दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ठीक है। तो जब हमें अरे पता चल गया कि क्या है, अब हम लोग बात करेंगे लिंक लिस्ट की। अब लिंक लिस्ट क्या है? तो लिंक लिस्ट एक ऐसी चीज है जहां पे हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं जो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। लिंक्ड है मतलब क्या है, जब आप पहले पर्सन को देखोगे तो ये दूसरे आदमी का इंफॉर्मेशन रखता है, और ये कहीं और फिर तीसरे आदमी का इंफॉर्मेशन रखता है, जो चौथा आदमी हो सकता है कि इसके पास में ही खड़ा हो। तो इसको जाने के लिए क्या लगेगा कि इसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो इसकी है, इसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो इसकी है, और इसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो इसकी है। मतलब मैं पहले के बाद दूसरे के बाद अगर मैं चौथे के पास डायरेक्टली जाना चाहूं तो नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि मेरे पास इस बंदे की इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास इस बंदे की इंफॉर्मेशन है, और वो बताएगा कि आपको आगे कहाँ जाना। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक लिंक लिस्ट बनाया 4 एलिमेंट का, और फिर मेरे पास एक और मेमोरी स्पेस है जहाँ पे मैंने फिर 4 एलिमेंट का लिंक लिस्ट बनाया। तो हो सकता है कि मेरा जो पहला एलिमेंट है यहाँ पे, जो पहले मेमोरी स्पेस में है, वो लिंक कर रहा हो यहाँ पे, और ये लिंक कर रहा हो तीसरे एलिमेंट को यहाँ पे, ये लिंक कर रहा हो चौथे एलिमेंट को इधर, और हो सकता है ये लिंक कर रहा हो इसको इधर, ये लिंक कर रहा हो इसको इधर, ये लिंक कर रहा हो इसको इधर, और ये एंड में लिंक कर रहा है इसको इधर। तो यहाँ पे रैंडमनेस है। मतलब क्या है कि यहाँ पे कंटिन्यूस मेमोरी की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 मेमोरी कंटिन्यूस है, तो मैंने लिंक लिस्ट बनाया 3 का, और उसके बाद मुझे पता चल रहा है कि एक स्पेस के बाद वापस से एलिमेंट खाली, मतलब जगह खाली है, देन यू कैन डायरेक्टली लिंक दिस टू दिस। मतलब ये वाले एलिमेंट को एक्सेस करने के बाद आप इसमें नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस जो कहीं और है उसको यूज कर सकते हो। तो इसका फायदा क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक 10 एलिमेंट स्टोर करने हैं, ठीक है, और मेरे पास कैसा है कि यहाँ पे 5 एलिमेंट की जगह फ्री है, और बाकी जो 5 एलिमेंट की जगह है वो यूज्ड है बाय समबडी एल्स, और यहाँ पे भी मेरे पास 5 एलिमेंट की जगह फ्री है और 5 एलिमेंट इज यूज बाय समबडी एल्स। अगर मैं अरे क्रिएट करता हूँ 10 का, तो वो ना तो इसको यूज कर पाएगा ना इसको यूज कर पाएगा। कारण क्या है? क्योंकि कंटिन्यूस नहीं। वही अगर मैं लिंक लिस्ट यूज करता हूं तो पहले 5 यहाँ के यूज हो जाएंगे, फिर 6th वन डायरेक्टली मैं लिंक करूंगा यहाँ पे, तो मेरे ये 5 जो वैल्यूज है वो भी यूज हो जाएंगे। मतलब क्या है
कि मेरे जो दूसरे डेटा टाइप का जो मैं स्टोर करना चाहता हूँ, तो अगर मैं लिंक लिस्ट बनाता हूँ तो मुझे कहीं पे भी जो जहां पे भी जगह अवेलेबल है, एक सिंगल एलिमेंट के लिए भी जगह अवेलेबल है, तो भी मैं उसको यूज कर सकता हूँ। दैट्स व्हाई वी से दैट इट इज डायनामिक इन साइज। मतलब क्या है कि आप लिंक लिस्ट को कभी भी बढ़ा सकते हो। सपोज मुझे वापस से एक एलिमेंट यहाँ पे ऐड करना है, इसके बाद तो मुझे कुछ नहीं करना है, एक नया मेमोरी स्पेस लेना है, उसको लिंक डाल देना है कि सर इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो इधर है। अगर आपने इतना भी मुझे स्पेसिफाई कर दिया तो मेरा एक नया डेटा या फिर नया वैल्यू ऐड हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हम लोग लिंक लिस्ट बनाते हैं, मतलब ये क्या हो गया, देखो लिंकिंग चल रहा है और लिस्ट बनते जा रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे हम लोग नोड्स बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग पॉइंटर से लिंक करते हैं। पॉइंटर से क्यों? क्योंकि पॉइंटर्स एड्रेस स्टोर करता है। नेक्स्ट वैल्यू कहाँ पे रखा है उसका मुझे एड्रेस चाहिए, तो पॉइंटर एड्रेस स्टोर करता है, इसलिए हम लोग नोड्स बनाएंगे जिसका लिंकिंग जो होगा थ्रू पॉइंटर्स होगा, और वो पॉइंटर नेक्स्ट एड्रेस बताएगा कि आपका नेक्स्ट डेटा किधर रखा हुआ। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम लोग बोलते हैं ट्रेन कोचेस कनेक्टेड। अब ट्रेन कोचेस कनेक्टेड का मतलब क्या है कि पहला इंजन है, दूसरा एक डब्बा है, दूसरे डब्बे के बाद जैसे S1 के बाद आपका S2 आएगा, और जरूरी नहीं कि S2 के बाद S3 होगा ही। हो सकता है मैंने जो तीसरा डब्बा जोड़ा है वो S4 का है, उसके बाद मैंने जो डब्बा जोड़ा है वो S3 का है। मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको एक लिंक क्रिएट करना है, और S3 के बाद हो सकता है कि आपका B1 स्टार्ट हो जाए। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको सीरियली ही जाना पड़े। ठीक है ना, यू कैन एक्सेस द डेटा। यहाँ पे सीरियली एक्सेस तो करना पड़ेगा, बट जरूरी नहीं है कि आपका कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट। दूसरा है स्कैवेंजर हंट क्लूज। मतलब क्या, जैसे हम लोग ट्रेजर हंट खेलते हैं, तो हम लोग पहला एक एक आदमी एक जगह पे जाता है, वहां पे उसको एक क्लू मिलता है, वहां से फिर वो रैंडमली वो क्लू पकड़ के कहीं और जाता है, फिर वहां पे उसको एक लिंक मिलता है, मतलब एक क्लू मिलता है कि भाई इसका जो नेक्स्ट है वो हो सकता है कि दूसरी जगह पे जाना पड़े। तो वो अगर वो हिंट को समझ गया तो वो यहाँ पे पहुंचेगा, भले बीच में एक और रूम होगा, लेकिन वो वाले रूम पे नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये वाला जो क्लू है वो बता रहा है कि आपको इस रूम पे जाना है। मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद थर्ड रूम पे जाने की जरूरत नहीं, आपको फोर्थ में जाना है, और फोर्थ वाला बोल रहा है कि आपको 3 पे जाना है। तो यहाँ पे लिंकिंग क्रिएट हो रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं, अगर मेरे पास मेमोरी कंटिन्यूअसली अवेलेबल नहीं है तो भी मैं इसको यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो लिंक लिस्ट का वो फायदा है। मतलब यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो सकता है। आप डायनेमिकली, मतलब आप जब चाहो तब उसका साइज बढ़ा सकते हो, और डायनेमिकली आप मेमोरी को एलोकेट कर सकते हो, जो अरे में पॉसिबल नहीं। तो अरे को कहाँ यूज करना है और लिंक लिस्ट को कहाँ यूज करना है? तो लिंक लिस्ट को वहां यूज करना है जहां पे आपको पता ही नहीं है कि मेरा मेमोरी बढ़ सकता है और मुझे कंटिन्यूस मेमोरी ही लगेगा। तो वहां पे आप क्या है, लिंक लिस्ट को यूज करने की कोशिश करोगे। आई होप दैट आई एम वेरी क्लियर। इसको मैं आगे और क्लियर करूंगा जब हम लिंक लिस्ट का पूरा चैप्टर समझने की कोशिश करेंगे, जहां पे हम लिंक लिस्ट बनाने की कोशिश करेंगे, तब आपको ये और क्लियर होगा। बट अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि अरे फिक्स साइज है और उसको कंटिन्यूस मेमोरी लगता है, वेयर एज लिंक लिस्ट आर डायनेमिक इन साइज, और यहाँ पे लिंकिंग क्रिएट होता रहेगा थ्रू द पॉइंटर्स, क्योंकि पॉइंटर एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर इतनी क्लैरिटी आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब जो रियल लाइफ में जो हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे, जो मतलब हमारे डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग आगे सीखेंगे, आज ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसलिए मैं आपको सब बता रहा हूँ कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज स्टैक्स एंड क्यूज। तो स्टैक्स का मतलब होता है जब आप किसी चीज को स्टैक करते हो। अगर आप कभी भी रैक में कोई चीज रखने की कोशिश करते हो, तो सबसे पहले आप रैक में उसको नीचे रखते हो, फिर सेकेंड चीज को आप उसके ऊपर रखते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बुक स्टोर कर रहा हूँ, मेरा रैक वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल है, तो सबसे पहला बुक मेरा नीचे जाएगा, जो फर्स्ट बुक होगा वो नीचे जाएगा, जो सेकंड बुक है उसके ऊपर आएगा, फिर थर्ड बुक उसके ऊपर आएगा, फोर्थ बुक उसके ऊपर आएगा, ठीक है, फिफ्थ बुक उसके ऊपर आएगा। अगर मुझे ये रैक को खाली भी करना है, तो जनरली हम लोग सबसे पहला फिफ्थ बुक निकालेंगे। मतलब क्या हुआ, जो सबसे लास्ट में गया, सबसे लास्ट में कौन गया? फिफ्थ नंबर का बुक गया। बट सबसे पहले आप किसको बाहर निकाल रहे हो? फिफ्थ नंबर के बुक को निकाल रहे हो। सो दैट्स व्हाई इट वर्क्स ऑन लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। अब आप बोलोगे सर इसका रियल लाइफ एग्जांपल एक बताइए। तो मैं आपको बताता हूँ रियल लाइफ एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल जैसे आपने एक वेब ब्राउजर खोला और सबसे पहले आपने उसमें गूगल टाइप किया, तो ये जो गूगल है ये मेरे स्टैक में सबसे नीचे चला जाएगा। सबसे पहला जो मैंने ओपन किया वो गूगल ओपन किया। अब गूगल में जाने के बाद मैं कोई एक वेबसाइट सर्च कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरा खुद का वेबसाइट यूट्यूब चैनल सर्च किया, तो जो मैंने यूट्यूब चैनल सर्च किया उसका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद। ठीक है, यूट्यूब में जाने के बाद मैंने पर्टिकुलरली एक वीडियो को क्लिक किया, तो वो जो वीडियो का लिंक है उसका एड्रेस इधर आ जाएगा। अच्छा, जब मैं यहाँ पे आने के बाद जब मैं बैक का बटन प्रेस करता हूँ, तो वीडियो में हूँ, तो बैक का बटन प्रेस करने के बाद मैं कहाँ पे जाऊंगा? मेन यूट्यूब चैनल में जाऊंगा। फिर वहां से अगर मैं बैक प्रेस करूंगा तो कहाँ पे जाऊंगा? गूगल में जाऊंगा। तो अगर आप देखोगे तो लास्ट इन कौन सा होता है? वीडियो। और आउट कौन सा हो रहा है? वही सबसे पहले आउट होगा, मतलब सबसे पहले वीडियो जाएगा,
बैक करेगा, फिर यूट्यूब बैक करेगा, फिर गूगल बैक करेगा। मतलब अगर मैं ये वाली चीजों को स्टोर करना चाहता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे स्टैक्स लगेंगे, जहाँ पे लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। या अगर आप सिंपल देखोगे, अगर आप कोई ड्राइंग बना रहे हो पेंट में, तो पेंट में ड्राइंग करते हो, सपोज मैंने एक बॉक्स बनाया, फिर मैंने एक डायगोनल बनाया, फिर मैंने एक डायगोनल बनाया। तो अगर मैं इसको स्टैक में स्टोर करूंगा तो सबसे पहले जो मैंने स्क्वायर बनाया उसका जो जो भी उसका कोड होगा वो यहाँ पे स्टोर होगा, या फिर एड्रेस जो है वहां पे स्टोर होगा। फिर मैंने एक मतलब डायगोनल खींचा ऐसा वाला, तो उसका जो भी है यहाँ पे स्टोर होगा। फिर डायगोनल खींचा, उसका यहाँ पे स्टोर होगा। जब आप अंडू करते हो तो सबसे पहले लास्ट वाला अंडू होता है, फिर उससे उसके पीछे वाला, फिर आखिरी में आपका स्क्वायर अंडू होगा। इसका मतलब क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में सबसे पहले आपने काम किया था, पहले आपने उसको डिलीट किया। तो जब आप अंडू करते हो तो यू आर डूइंग नथिंग बट कि आप स्टैक्स में से वो चीजों को डिलीट करते जा रहे हो। सो दैट्स वाई द स्टैक्स आर यूज। तो स्टैक्स के बहुत सारे एप्लीकेशन है। जब हम स्टैक सीखेंगे देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ एक्जैक्टली द स्टैक वर्क्स। अभी मेरे ख्याल से आपको बेसिकली जो मैं बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ गया। द नेक्स्ट वन इज क्यूज। अब क्यूज क्या नाम ही बताता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था टिकट काउंटर का। मैं टिकट काउंटर में अगर सबसे पहले गया तो सबसे पहले टिकट मुझे मिलेगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया टिकट टिकट काउंटर का। दूसरा है आपका प्रिंटर। प्रिंटर क्यों है, मतलब क्या है कि जब आप कोई प्रिंटिंग देते हो, सपोज मैंने 4 पीडीएफ एक साथ प्रिंट दिए, तो सबसे पहला पीडीएफ कौन सा प्रिंट होगा, जो आपने सबसे पहले दिया। इफ यू आर हैविंग 4 पीडीएफ एंड ऑल ऑफ अ सडन यू हैव ओपनड ऑल द 4 पीडीएफ, पहले मैंने इसको प्रिंट दिया, फिर इसको प्रिंट दिया, फिर इसको प्रिंट दिया, फिर इसको प्रिंट दिया। अब प्रिंटिंग तो स्लो होता रहेगा, लेकिन सबसे पहले ये वाला आपका प्रिंट होगा, देन सेकंड पीडीएफ प्रिंट होगा, देन थर्ड, देन फोर्थ। मींस जिसको आपने सबसे पहले लिया था काम के लिए, सबसे पहले उसका काम ही कंप्लीट होगा। मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का फंडा लगेगा। दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज फीफो। सो लीफो एंड फीफो आगे जाके हम बहुत सारे देखेंगे, बट अभी फिलहाल स्टैक्स एंड क्यूज के लिए इतना काफी है। ओके, अब आते हैं हम लोग ट्रीज एंड ग्राफ्स में। बहुत सिंपल है। ट्रीज का मतलब होता है जब हम एक हियरार्की फॉलो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉस है, फिर उसके अंदर एक एम्प्लॉय है जिसको सपोज मैंने बोला कि वो ऑफिसर है, ठीक है ना, ऑफिसर नंबर 1 एंड ऑफिसर नंबर 2। फिर उसके अंडर फिर बहुत सारे लोग हैं जो मैं बोल सकता हूँ कि दे आर द हेड्स, देन देर आर क्लर्क्स, देन देर आर सो मेनी पीपल। तो अगर आप देखोगे तो मुझे अगर इस क्लर्क से कुछ काम निकलवाना है तो मुझे बॉस से होते हुए यहाँ पे आना पड़ेगा। तो एक हियरार्किकल स्ट्रक्चर है। या अगर मुझे बॉस से मिलना है तो हो सकता है कि मुझे सबसे पहले इससे मिलना हो, फिर इससे मिलना हो, फिर इससे, फिर इससे, फिर जाके मैं बॉस से मिल पाऊँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ट्री टाइप फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, एक ट्री के जैसा फॉर्म होते जाएगा आगे, जिसमें पेरेंट होगा और उसके चाइल्ड होंगे। मतलब अगर मैं देखो तो ये पेरेंट है, इसके 2 चाइल्ड है, ठीक है। पेरेंट मतलब जहां से स्टार्ट हुआ है। अगर ये वाला देखो तो इसके लिए, अगर ये यहाँ पे देखता हूँ मैं, यहाँ पे देखेंगे ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो ये पेरेंट है और ये दोनों चाइल्ड है उसके, ठीक है ना। देन पेरेंट चिल्ड्रन कॉन्सेप्ट विल कम किसमें, ग्राफ में। लेकिन यहाँ पे हम जब भी उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो एक हियरार्किकल वे में जाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे हूँ और मुझे यहाँ पहुंचना है तो मुझे इन सबसे होते हुए जाना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली नहीं पहुंच सकता। आई होप दैट दिस इज क्लियर। तो एक्सेस करते वक्त मुझे वो हायरार्की फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग ट्रीज भी बनाएंगे एट द एंड, डेटा स्ट्रक्चर में, जब हम लास्ट के चैप्टर्स में जाएंगे। देन देर आर ग्राफ्स। ग्राफ्स का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सिंपल सा नेटवर्क बनाया, ठीक है, ये मेरा ग्राफ है। अब मैं यहाँ से कहीं पे भी जा सकता हूँ, यहाँ से यहाँ पे भी जा सकता हूँ, यहाँ से यहाँ पे भी जा सकता हूँ, यहाँ से यहाँ पे भी जा सकता हूँ। मतलब जहां जहां मेरे नोड्स, जिसको हम लोग नोड्स बोलते हैं, नोड्स मीन्स द कॉर्नर टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। नोड से अगर मुझे दूसरे नोड पे जाना है, अगर उसके बीच में एज अवेलेबल है तो मैं डायरेक्टली वो एज को यूज करके आगे बढ़ सकता हूँ। सो नोड्स कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली इफ द एजेस आर अवेलेबल, ठीक है ना। आप बोलोगे सर ये कहाँ पे यूज होता है, तो सोशल मीडिया में जो फ्रेंड नेटवर्क बनता है आपका, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मेरे अंडर 10 मेरे फ्रेंड्स हैं, तो उसमें से कोई भी एक फ्रेंड आपको रिक्वेस्ट भेज सकता है, ठीक है ना। एक बार उसने रिक्वेस्ट भेज दिया तो आप और उनका जो रिक्वेस्ट है जो आपने एक्सेप्ट किया, आप दोनों के बीच का है, मेरा कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो आपने अपना एक नेटवर्क क्रिएट कर लिया वहां पे, फिर हो सकता है वो किसी और को देखे, वो किसी और को कनेक्ट करे, तो ऐसा हम लोग यूज कर सकते हैं। देन सेकंड थिंग इज दैट गूगल मैप्स एंड रोड्स। फॉर एग्जाम्पल मुझे ए सिटी से बी सिटी जाना है, तो मुझे 3 रास्ते दिखा रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या कर रहा है, 3 रास्ते दिखा रहा है, तो ये तीनों रास्तों में से मैं कोई भी रास्ता चूज कर सकता हूँ डिपेंडिंग अपॉन माई कन्वीनियंस, कि अगर मुझे ये सिटी से होते हुए यहाँ पे जाना है तो मैं ऐसे जाऊंगा, मुझे अगर ये सिटी से होते हुए जाना है तो मैं ऐसे जाऊंगा। नहीं सर, मुझे सबसे शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, तो मैं स्ट्रेट लाइन जो सबसे नियर बाय है उसको देखूंगा और उसको चूज करूंगा। तो अगर मुझे इस नोड को पहुंचना है तो मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, मैं ऐसे भी जा सकता हूँ और मैं ऐसे भी जा सकता हूँ। कैसे एक्सेस करना है ये आपके ऊपर। सो दिस इज कॉल्ड एज ग्राफ, ठीक है। और कहाँ पे यूज होगा, तो गूगल मैप इज द बेस्ट एग्जांपल वेयर यू आर गोइंग टू यूज इट। और सोशल मीडिया जहाँ पे आप फ्रेंड का नेटवर्क बनाते हो वहां पे जब आप यूज करते हो, सो दैट इज ऑल्सो अ गुड एग्जांपल फॉर ग्राफ्स।
आई होप दैट दिस इज क्लियर। तो ग्राफ भी हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है ना। अब मेन पार्ट क्या है सर, कि राइट डेटा स्ट्रक्चर चूज करना बहुत जरूरी है। किस लिए जरूरी है? सबसे पहले उसमें आपको देखना है कि आपका सर्च कैसा चाहिए आपको। ऑब्वियसली हम लोग हमेशा फास्ट सर्च की सोचते हैं, तो उसके लिए तब मैं हैश टेबल यूज करूंगा। मुझे एक ऑर्डर डेटा चाहिए, तब मैं ट्रीज यूज करूंगा। मुझे सीक्वेंशियल डेटा चाहिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तब मैं स्टैक्स यूज करूंगा। तो मैं कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करूंगा वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा एप्लीकेशन कौन सा है, ठीक है ना। तो हम अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस दैट आई हैव टू वर्क ऑन। सो सिंपल सी बात है कि आप लोगों को पहले डेटा स्ट्रक्चर समझना होगा, फिर उसके एप्लीकेशंस देखने होंगे, और फिर वो एप्लीकेशन में हम लोग किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं विच वुड बी मोर बेनिफिशियल। ओके, तो फाइनली हम लोग आते हैं कि आज का कंक्लूजन क्या है। तो कंक्लूजन बहुत सिंपल सा है। हमने ये देखा कि डेटा स्ट्रक्चर जो है वो हमारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और वो एफिशिएंटली सॉल्व कर पाता है, ठीक है ना। जैसे हमने देखा कि हाउ टू रिजर्व द टिकट्स, देन हमने ये भी देखा कि अगर मुझे स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है तो मैं कैसे स्टोर कर सकता हूँ, एंड देन देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। देन द सेकंड जो की पॉइंट आपको लेके जाना है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर चूज करोगे वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है या फिर आपका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे आप उसको यूज करना चाहते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट यू आर गोइंग टू चूज योर डेटा स्ट्रक्चर। मीन्स आप कौन सा स्ट्रक्चर बनाओगे, आप क्यू बनाना चाहते हो, आप स्टैक बनाना चाहते हो, आप ट्रीज बनाना चाहते हो, या फिर आप ग्राफ बनाना चाहते हो। तो डिपेंड करता है कि अगर गूगल मैप की बात करें तो ग्राफ इज मोर एफिशिएंट टू सेव द डेटा। तो ये सारी चीजें हैं। या फिर अगर आप वेब ब्राउजर बना रहे हो तो उसमें अगर आपको बैक जाना है तो कहीं ना कहीं मैं स्टैक यूज करूंगा, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था। या फिर अंडू वाला एग्जांपल था जहाँ पे कि अगर आपको बैक जाना है तो सबसे लास्ट जो आपने एक काम किया है वो सबसे पहले डिलीट होना चाहिए। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशंस यू आर गोइंग टू यूज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। देन फाइनल थॉट क्या है कि अगर आप वेल ऑर्गेनाइज डेटा रखते हो तो ही आपका परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है। जैसे आपका क्लोजेट है, यहाँ पे राइट साइड पे दिख रहा है आपको एक क्लोजेट है। अगर आपने इसको प्रॉपरली अरेंज किया है तो आपको कुछ भी चीज या फिर कोई भी आपको एक शर्ट ढूंढना है तो आपको बहुत इजी जाता है उसको शर्ट ढूंढने के लिए। अगर आपने इसी को पूरा ऐसे क्लमजी बना के रखा है या सब कुछ इसके अंदर डाल दिया एक साथ ऐसे उठा के, देन यू विल फाइंड दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पिक एट अ स्पेसिफिक शर्ट दैट यू वांट टू वेयर, और उसको सर्च करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो दैट्स व्हाई द डेटा स्ट्रक्चर जो है आप कितना एफिशिएंटली यूज करोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा जाएगा। सो विद दिस आई वांट टू कंक्लूड दैट कि आज का जो चैप्टर है ये सिर्फ बहुत बेसिक था, जहाँ पे हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके रियल वर्ल्ड में कहाँ एप्लीकेशंस है, कितने टाइप्स के हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जो हम आगे जाके सीखेंगे। तो ये सारी चीजें हमने आज डिस्कस किया। आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट्स और इफ यू हैव एनी थिंग्स दैट यू वांट टू आस्क मी देन यू कैन कमेंट सो दैट आई कैन टेक अप इट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि एक डेटा स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है यूजिंग अ सी कोड। एक सी का कोड लिखेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर बनाया कैसे जाता है एक्चुअल में। ये सब अभी जो भी हमने किया है थियोरेटिकल था टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। लेटर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट a structure and then how to use it or how to access it in the next class. So I hope that this video is useful. So we'll meet soon. Thank you very much. Take care.